सो हे वन आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस आप लोगों के लिए टॉप 15 तरीके का जीएस क्वेश्चन आ चुका है और आज का क्लास हमारा क्लास 12th है। गाइस मैं इतना ही कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनफैक्ट हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारा आपको करंट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा। तो मैं इतना ही कहूंगी प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट जो होता है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। जब हम एग्जाम का टाइम होता है तो उसे हम रिवीजन करते हैं, तो उस टाइम हमारा नोट बना रहता है और हम रिवीजन करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा चीजों को कवर अप करने का मौका मिलता है एंड अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाते हैं और अपना सिलेक्शन ले पाते हैं। तो बस इतना ही कहूंगी गाइस, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा एंड ट्रस्ट में गाइस क्वेश्चन लेवल आपको बिल्कुल आपकी एग्जाम बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेगा और इसमें जीके जीएस दोनों हैं, तो ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, इससे ज्यादा आपका समय नहीं लेगा ये वीडियो, लेकिन आपको ट्रस्ट में पूरा देखने के बाद आपको अच्छा ही लगेगा। ना अच्छा लगे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो, यहाँ पे मैं चीजों का हाईलाइट भी की हूँ और पिक्चर के साथ भी की हूँ ताकि आप लोग चीजों को कभी ना भूलो और चीजों को बहुत ज्यादा कनेक्ट करना सीखो। तो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है, यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो के बारे में पूछ रहा है, का उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो ये बिल्कुल करेंट बेसिस क्वेश्चन है। तो बताइए कि भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी कोलकाता में या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो हाल ही में जो अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था, बुधवार को ही किया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता। कोलकाता में जो है वो पीएम मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। और आपको बता देगा कि अब देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करी, और यह जो मेट्रो है यह हुगली नदी में जो बनी एक सुरंग है उससे होकर ये गुजरेगी। तो याद रखिएगा कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ वो कोलकाता में, और जो हुगली नदी जो बहुत फेमस नदी है, सबको पता है कि ये हुगली नदी का है, तो कोलकाता में उसके अंदर जो सुरंग बनी है उसी से होकर ये ट्रेन गुजरेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो इसमें क्या बोल रहा है, विधवा पुनर्विवाह। यहाँ पे मैं फिगर भी दी हूँ, ये विधवा है और इनका जो है दोबारा यहाँ पे शादी हुआ, तो ये पुनर्विवाह हो गया। ठीक है, तो जो हाल ही में विधवा पुनर्विवाह ये प्रोत्साहन राशि योजना है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रोत्साहन योजना जो है वो शुरू की गई। तो किस राज्य में? तो ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन सी हरियाणा में या ऑप्शन डी झारखंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाल ही में जिसमें विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, झारखंड में। झारखंड ये किसी भी राज्य में उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो झारखंड अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, हर राज्य में आपको छात्रवृत्ति ड्रेस से रिलेटेड पैसे मिलते हैं। तो ये इन्होंने ही स्टार्ट किया है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत है, भरत वंश के नाम पर है, इंडिया का नाम जो है वो भारत रखा गया। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए सामवेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में या ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो गाइस याद रखिएगा कि जिस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऋग्वेद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऋग्वेद है, फिगर में देखिए ये हमारा यजुर्वेद है और ये हमारा सामवेद है और ये हमारा अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद में है इसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो थॉमस कप है, थॉमस कप जैसे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारा थॉमस कप है। ठीक है, तो जो थॉमस कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जिस खेल से संबंधित है बताइए, ऑप्शन ए पोलो से, ऑप्शन बी बेसबॉल से, ऑप्शन सी बैडमिंटन से या ऑप्शन डी क्रिकेट से। तो याद रखिएगा जो थॉमस कप हमारे संबंधित है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर,
जो बैडमिंटन से है, जो हमारा थॉमस कप संबंधित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि वो ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते ही रहते हैं कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि जो थॉमस कप है वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो किस कार्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, तो सफेद क्रांति याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी चावल उत्पादन से, या ऑप्शन डी दाल उत्पादन से। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड लिखा हुआ है, पर यहाँ पे आपको गाय दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल्क दिख रहा है। तो समझ जाइए, ये फिगर है, मैं तो इसीलिए तो चीजों को आपको कनेक्ट करना सिखाऊंगी फिगर के जरिए। तो याद रखिएगा कि ये फिगर, क्योंकि हम पिक्चर वगैरह देखते हुए हम चीजें कभी नहीं भूलते हैं, और वो हमें बहुत टाइम पे याद, इसलिए मैं फिगर के साथ आप लोगों के लिए आई हूँ, ताकि आप लोग कभी ना भूलें। तो याद रखिएगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दुग्ध उत्पादन से जो है वो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ठीक है, और अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो ये इसका उद्देश्य ये था कि दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीणों की आय में इजाफा करना, यानी कि ग्राहक को उचित मूल्य पर दूध की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसका सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, और इसी वजह से ही क्या हुआ कि विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनने में कामयाब रहा हमारा भारत देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कपास के बाद, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कपास के बाद जो है आने वाला कृषि, ठीक है, आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो बताइए कि कपास के बाद जो है भारत में आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो मैं यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि मैं दो ऑप्शन दी हूँ, हालांकि इसमें तो चार है, लेकिन मैं दो ही दी हूँ, ताकि आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी पटसन, या ऑप्शन सी तेल, या ऑप्शन डी कपड़ा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे मैं तेल का दी हूँ और एक चीनी का दी हूँ। ठीक है, तो इसमें बता देती हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चीनी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो भारत में जो है कपास के बाद जो आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है वो हमारा चीनी उद्योग है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। तो जो हिंदुस्तान का क्लासिकल म्यूजिक नहीं है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए ठुमरी, ऑप्शन बी ध्रुपद, ऑप्शन सी अलापना, या ऑप्शन डी गजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो हिंदुस्तान का क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो अलापना है वो हमारा हिंदुस्तान का क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है वो नागालैंड से संबंधित है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये ऐसी जो जनजाति है, ये नागालैंड से संबंधित है। तो इस जनजाति को कौन सी जनजाति कहते हैं। तो ऑप्शन ए रेंगमा जनजाति, ऑप्शन बी बोंडा जनजाति, ऑप्शन सी लिम्बू जनजाति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो नागालैंड से जो जाति संबंधित है वो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। जो रेंगमा जनजाति जो है वो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में आपको लिखा भी होगा, यहाँ पे आप देखिए तो मैं अलग कलर से बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। जो रेंगमा ट्राइब है ये हमारा किससे, नागालैंड से संबंधित है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा। और अगर आपसे ये पूछे कि ये जो गोंडा जनजाति है तो ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि जो ये है हमारा, ये हमारा ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, तो जो गोंडा जनजाति है वो हमारा ओडिशा से संबंधित है। जो हमारा रेंगमा जनजाति है वो हमारा नागालैंड से संबंधित है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है guys, ये सब याद रखिएगा। और अगर आपसे लिम्बू जनजाति के बारे में पूछे, तो लिम्बू जनजाति जो है वो ज्यादातर आपको सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा असम राज्य जो है यहाँ पे आपको लिम्बू जनजाति देखने को मिलेंगे। जैसे कि असम में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, असम में आपको देखने को मिल सकते हैं, सिक्किम में देखने को मिल सकते हैं, पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा जो रेंगमा जनजाति है वो हमारा नागालैंड से संबंधित है। अगर आपसे गोंडा जनजाति पूछे तो उड़ीसा से, और अगर आपका लिम्बू जनजाति पूछे तो असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल इन सब राज्यों से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो इडुक्की बांध है वो किस नदी पर है। ठीक है, हमारा फिगर में देख सकते हैं ये हमारा इडुक्की बांध है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि जो इडुक्की बांध है वो किस नदी पर है। तो ऑप्शन ए पेरियार नदी पे, ऑप्शन बी घाटप्रभा नदी पे, ऑप्शन सी महानदी पे और ऑप्शन डी कृष्णा नदी पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो पेरियार नदी पे वो हमारा इडुक्की बांध परियोजना। अगर आपसे ये पूछेगा इसकी जो इडुक्की बांध है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कि ये हमारा जो है वो केरल राज्य में स्थित है इडुक्की बांध परियोजना। ठीक है, तो ये हमारा केरल राज्य में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि किस नदी पर है तो पेरियार नदी पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1831 में जो है वो बुद्ध भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह जो था वो किस क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा जो कोल विद्रोह हमारा हुआ था वो 1831 से 1832 के छोटा नागपुर में हुआ था। लेकिन इसमें से क्या पूछ रहा है कि जो किस क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी सिरभूम, ऑप्शन सी सतारा या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। सी वो में जो है हमारा कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो सूर्य अस्त नियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सूर्य अस्त नियम जो है वो किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन ए रैयतवाड़ी व्यवस्था से, ऑप्शन बी महलवारी व्यवस्था से, ऑप्शन सी इजारदारी व्यवस्था से या ऑप्शन डी अस्थायी बंदोबस्त से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो सूर्य अस्त नियम है वो जिस भूमि राज से संबंधित है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अस्थायी बंदोबस्त जो थे वो सूर्य अस्त नियम से संबंधित थे। अब ये एक्चुअली अस्थायी बंदोबस्त होता क्या है। तो अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो है वो जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग, ठीक है, 10वां भाग कंपनी को देते थे और शेष जो एक भाग रहता था यानी 10/11 जो होता था, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो 10/11 होता था ये कंपनी को देते थे। ठीक है, टोटल 11 ही भाग होते थे और जो एक भाग बचता था ये किसान रखते थे। ठीक है, तो जो एक भाग बचता था वो किसान रखते थे और 10/11 जो भाग होता था वो ये रखते थे, वो कंपनी को देते थे। ठीक है, तो याद रखिए इसमें यहाँ पे ये लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी केरल में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन जो किया गया है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो गुजरात में है वहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया गया है। तो अब मैं ये बता रही हूँ कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है वो है क्या एक्चुअली। तो मैं ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब इसके माध्यम से जो हाइड्रोजन का है वो उत्पादन करता है और जो बिजली का उपयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं को अलग करने में सक्षम होता है। ठीक है, और जिससे पानी बनता है उसे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि यह एक रासायनिक प्रक्रिया और इलेक्ट्रोलाइसिस के जो माध्यम से है वो हाइड्रोजन उत्पादन करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन उत्पादन करने के बाद इसमें बिजली का उपयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं को अलग करने में सक्षम होता है जिससे कि पानी बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पूछे कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं वो चुने जाते हैं, तो वो कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन ए 1 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्षों के लिए या ऑप्शन डी 4 वर्षों के लिए। तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य इसमें पूछ रहा है। ये हमारे सुरक्षा परिषद का लोगो है। जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी चुने जाते हैं उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो 2 वर्षों के लिए है वहां हमारे सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि डॉल्फिन अनुसंधान जो है केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो हाल ही में अभी डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो बताइए वो किस राज्य में किया गया। तो ऑप्शन ए प्रयागराज में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी झारखंड में, या ऑप्शन डी पटना में। तो याद रखिएगा कि जो हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पटना में। तो इसमें 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो उद्घाटन किया गया इसमें टोटल हमारा 30 करोड़ जो है वो हमारा खर्च हुआ है। ठीक है। और अगर पूछे कि ये कहाँ पे, तो गंगा के किनारे जो है वहां वहीं पे हमारा राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र का उद्घाटन किया गया है पटना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो कलिंग नरेश खारवेल का जो है वो हाथी गुफा का जो अभिलेख है वो किस भाषा में। तो ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी पाली भाषा में, ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में, या ऑप्शन डी तमिल भाषा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो हाथी गुफा अभिलेख जो खारवेल कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है जिस भाषा में उल्लेख किया गया उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्राकृत भाषा में जो है वो उल्लेख किया गया है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं जरूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। एंड ट्रस्ट में गाइस आप लोगों को होपफुली अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा तो मे भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।